अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 तक हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से एक लिटरेचर रिव्यू किस तरह से राइट अप करना किस तरह से करते हैं, उसका सर्वे किस तरह से करते हैं और कौन कौन से सोर्सेज हैं लिटरेचर को कलेक्ट करने के, हमने यहाँ तक पढ़ा। ठीक है, हमारा जो रिसर्च प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप होता है ना, किसी भी रिसर्च का, ठीक है, कोई भी रिसर्च आप करेंगे, कोई भी आप थीसिस करेंगे, अगर या एट द एंड ऑफ सेशन या एमफिल में, तो पहला स्टेप्स आपका यही होता है। आपने लिटरेचर रिव्यू इकट्ठा किया, फिर आप लोग लिखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, राइटअप कैसे करते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, किस तरह की होती है, क्या हम बैठे बैठे में जैसे मैंने आपको का एक प्रॉब्लम बना दिया, नहीं, उसके पीछे कुछ मेयर्स होते हैं, उसको बनाने का भी कुछ तरीका होता है। ठीक है, जैसे लिटरेचर रिव्यू का मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकल हम करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको एक राइट पैराग्राफ लिख के लिटरेचर रिव्यू उसका राइट अप एक पेपर से देख देख के आपको मैं करना भी बताऊंगी। ठीक है, फिर असाइनमेंट्स पे हम लोग उससे वर्क करेंगे इंशाल्लाह। चले हम लोग बगैर टाइम इसके स्टार्ट करते हैं। टाइम काउंटडाउन हमारा स्टार्ट होता है 50। ओके, चलो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट मेक्स अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, किस तरह से हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छा बना सकते हैं, गुड बना सकते हैं। पीछे हम लोगों ने पढ़ा, एक तो वो क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए, दूसरी प्रिसाइज होनी चाहिए। ठीक है, प्रिसाइज मीन शॉर्ट होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली है क्या, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस द की प्रॉब्लम्स दैट इज एड्रेस इन द रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, कोई भी आप रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बताते हैं कि उसकी की प्रॉब्लम, उसमें क्या आइडेंटिफाई आपने किया है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप प्रैक्टिकली किसी चीज को ऑब्जर्व करने के बाद ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएं। मैंने आपसे कहा ना, फॉर एग्जांपल आप जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, आजकल बहुत इन है ये टॉपिक, आप इसको कोरोना के साथ लिंक करके देख सकते हैं। तो आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या, उस पर आर्टिकल सर्च आउट करेंगे, उसके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे, उसके लिटरेचर रिव्यू देखेंगे, फिर उसके ऊपर सर्च आउट करने के बाद आप देखेंगे कि आप पेपर को एंड तक पढ़ने के बाद आप ढूंढेंगे कौन सी चीज उन्होंने मिस की है। अक्सर आर्टिकल्स के एंड पे जो ऑथर होते हैं उन्होंने एक रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करने के बाद फ्यूचर रिकमेंडेशन दी होती है कि हमने इन वेरिएबल्स को यूज करते हुए सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे ये रिजल्ट निकाले हैं। फॉर फर्दर रिसर्चर नीड टू बी एड्रेस द फॉलोइंग वेरिएबल्स। ठीक है, मजीद जो वेरिएबल नेक्स्ट है उस पर स्टडी की जा सकती है, तो आप उन वेरिएबल्स को एड्रेस करके उनके साथ इंटरलिंक करके आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, तो क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज एंड शॉर्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए ऑफ द स्पेसिफिक इशू दैट अ रिसर्चर विशेस टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, 3 की क्राइटेरिया फॉर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्राइटेरिया उनके कौन कौन से, 3 है। एक तो वो रेलिवेंट हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जाते हैं डाटा कलेक्शन करने, तो आप क्या करते हैं, आपको पता होता है कि आप इस वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो आप रैंडमली टाइम वेस्ट नहीं करते, आप एग्जैक्ट टू द पॉइंट उसी से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करते हैं। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कुछ चेंजिंग्स वगैरह करना चाहें आप उसमें, या वेरिएबल को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें, या डाटा को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें, तो इजीली आप कर सकें। दूसरा इंटरेस्टिंग होगा कि अगर आपका पढ़ने में मजा आएगा, क्लैरिटी के साथ होगा, तो ऑटोमेटिकली आप जो सुपरवाइजर होगा उसको क्लियर होगा तो वो इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा। ठीक है, जब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही क्लियर नहीं होगी तो इंटरेस्ट कैसे बिल्डअप होगा। ठीक है, जैसे आपको एक मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसे तो क्या करते हैं आप तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं उसको पढ़ के रीड आउट करते हैं उसकी स्टेटमेंट को। अगर तो आपको क्लियर हो जाती है, आप कहते हैं वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग कैसे हो गया, आपको सॉल्व करना आ गया, आपको उसकी क्लैरिटी हो गई। इंटरेस्टिंग तो इस तरह से बना। अगर आपको क्वेश्चन की समझ ही ना आए तो आपको तो ऊपर से नहीं गुजरेगा, आप उसको पढ़ोगे दोबारा, आपके लिए तो इंटरेस्टिंग ही नहीं होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरह से होनी चाहिए। From an academic perspective, research is relevant. ठीक है, if nothing is known about the topic. स्टडी के प्रोस्पेक्टिव से देखें, अगर हम लोग एकेडमिक प्रोस्पेक्टिव से देखें, तो कोई भी टॉपिक जो मैंने अभी आपको दिया रैंडमली, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपसे कह रही हूँ, तो वो आपके लिए अननोन टॉपिक है। आप उसके बारे में स्टडी करेंगे, बैकग्राउंड इकट्ठा करेंगे, फिर उनके वेरिएबल्स के बारे में देखें, किस किस राइटर ने क्या क्या रिसर्च किया, किस किस वेरिएबल के साथ किया, क्या क्या रिजल्ट कंक्लूड किए गए, तो फिर
वो आपके लिए एक नॉन टॉपिक बनेगा। तो कहते हैं एकेडमिक प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो रिसर्च बेसिकली रेलिवेंट किस चीज से होती है? नथिंग इज नॉन बट द टॉपिक, मच इज नॉन अबाउट द टॉपिक बट द नॉलेज इज स्कैटर्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा नॉलेज हो उस टॉपिक के बारे में बट स्कैटर्ड है, आप इसको इकट्ठा करना है। ठीक है, मस्ट रिसर्च ऑन द टॉपिक इज अवेलेबल बट द रिजल्ट आर कॉन्ट्राडिक्टरी। बहुत सी रिसर्चेस अवेलेबल हैं बट हर एक के रिजल्ट डिफरेंट है। कहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, वो रिसर्च गैप है, आप उसको फाइंड आउट करो। एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप डू नॉट होल्ड इन सर्टेन सिचुएशंस। ठीक है, ओके, मतलब कि जो उन्होंने रिलेशनशिप बिल्टअप किए एक सर्टेन सिचुएशंस को लेते हुए, उसके बारे में क्या व्यूज हैं आपके? प्रॉब्लम स्टेटमेंट फिजिबल होनी चाहिए। If you are able to answer the problem statement within the restrictions of the research project, ठीक है, क्या मतलब? आपसे पूछा जा रहा है एम्प्लॉयज के टर्नओवर की रेशो की रीजंस बताएं इंक्रीज या डिक्रीज होने की, तो आप बता रहे हैं क्योंकि सेल इतनी थी, आप अदर फैक्टर्स पे जा रहे हैं। सबसे पहले आप उसी के बारे में बात करें, टू दी पॉइंट बात करें, स्ट्रिक्ट हो जाएं। आपके प्रोजेक्ट में जो है आपके बारे में जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है उसी के बारे में आप बताएं। ठीक है, These restrictions are possibly related to time, money and the expertise of the researcher. एक तो टाइम सेव होगा आपका, एक तो मनी सेव होगी, दूसरी जो एक्सपर्टीज ऑफ रिसर्चर, मतलब जो रिसर्चर बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं या आपकी बात को समझ रहे हैं, उनके लिए भी आसानी होगी। ठीक है, पीछे आपको मैंने आई थिंक बताया फ्लेक्सिबल का, फिजिबल था सॉरी वो भी। ठीक है, उसके बाद है ये फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक है, वहां पे फ्लेक्सिबल, यहाँ वहां पे फिजिबल आएगा पर फ्लेक्सिबल की जिक्र हम आगे करते हैं। चलिए, thus it is important that you develop a narrow defined questions that can be investigated with the reasonable amount of time and efforts. इंटरेस्टिंग किस तरह से बनाया जा सकता है? Because research is a time consuming process and you will go through many ups and downs before you present a final version of your research report. It is therefore vital that you are interested in the problem statement that you are trying to answer and you can stay motivated throughout the entire process. समझ आ रही है आपको? सेम एज इट इज वही है जो मैंने आपको इंटरेस्टिंग का बताया है। एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉड प्रॉब्लम एरियाज। सबसे पहले, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर नॉट एन इफेक्टिव एज एंटिसिपेटेड। द सेल वॉल्यूम हमने जो पीछे पढ़ी हैं ऑलमोस्ट वही है सारी। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ वेल डिफाइंड इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये तो थी ना जस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने लिख दी। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं आपसे कहूँ कि रैंडमली मैंने लिख दिया व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द इन डिक्रीजिंग ऑफ टर्न ऑफ रेशियो ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, ये तो इनफॉर्मल वे में थी, फॉर्मल वे में थी। आप उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट की फॉर्म में लिखें, जो एक प्रॉपर तरीका होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखने का। वो जैसे अब ये एग्जांपल आपको दी हुई आगे, टू व्हाट एक्सटेंट do the structure of the organizations and the type of information system installed account for the variance in the perceived effectiveness of the managerial decisions making। ठीक है, किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और जो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है अकाउंट इंस्टॉल अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है, वो कितनी वेरिएट करती है मैनेजरियल डिसीजंस मेकिंग और परसीव इफेक्टिवनेस से। To what extent has the new advertising campaign have been successfully in creating the high quality customer center corporate image that it was intended to produce? किस हद तक एडवर्टाइजिंग जो कैंपेन है वो कामयाब हो सकी है हाई क्वालिटी सेंट्रल कॉर्पोरेट इमेज बनाने में कस्टमर की नजर में, दैट इट वाज इंटेंडेड टू प्रोड्यूस, जो वो चाहते थे प्रोड्यूस करा, किस हद तक, क्या वो कामयाब हुई है या नहीं हुई। ठीक है, दो हाइपोथेसिस बना दें, वेरिएबल के अकॉर्डिंग बना दें, वो आपको मैं बताऊंगी आगे आगे जब हमारी हाइपोथेसिस डेवलपमेंट में बात होगी। पीछे तो हमने जो लेक्चर्स में पढ़ा वो हमने थ्योरी पढ़ी, बस अब थ्योरी को अंडरस्टैंड करें वहां तक, आगे प्रैक्टिकल होगा। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डाउन सीजिंग ऑफ द लॉन्ग रेंज ग्रोथ पैटर्न ऑफ द कंपनी, ये हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में भी, इस हाइपोथेसिस के ऊपर भी हमारी जिक्र, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में भी जिक्र होगा। ओके, आगे हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट फॉर रेफरेंसिंग रेलिवेंट आर्टिकल्स
At least three modes of referencing are followed in business research. These are based on the format provided on the publication's Manual of American Psychological Associations APA 2001. ठीक है, हम लोग रेफरेंसिंग के लिए या साइटेशंस के लिए जो फॉर्मेट यूज करते हैं, जो HEC हमें बाउंड करती है, वो हम लोग यूज करते हैं APA स्टाइल. ठीक है, APA 7. ओके, उसके बाद है फॉर्मेट फॉर रेफरेंसिंग relevant articles. ठीक है, each of these manuals specifies how books, journal, newspaper, distractions and other materials are to be referenced in manuscript. जो APA का जो फॉर्मेट है वो हमें बताता है कि किस तरह से आपने बुक का रेफरेंस लिखना है, किस तरह से जर्नल का, न्यूज़पेपर्स का, डिस्ट्रक्शंस का और अदर मटेरियल जो आप वेबसाइट से लेते हैं उसको किस तरह से आप इंसर्ट करते हैं अपनी राइटिंग स्टाइल में. अपनी राइटिंग स्टाइल को इम्प्रूव किस तरह से करते हैं. जितने आपके रेफरेंसेस होंगे उतनी आपकी राइटिंग ऑथेंटिक हो जाती है. ठीक है, in this course we will follow the APA format for referencing book, journal, newspaper, article and instructions. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया लेक्चर नंबर फर्स्ट में, आई थिंक सेकंड में, फिफ्थ में या सिक्स में. अगर आपका सिंगल ऑथर है, ये कैसे पता चलेगा सिंगल ऑथर है? तो हम क्या करेंगे, कुछ ये भी रूल्स हैं. अगर चले आके बताऊंगी, अभी मिक्स ना करूँ आपको. यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ऑथर था, जैसे मैंने आपको बताया था, ईयर लिखा, फिर हमने बुक का नाम लिखा. ठीक है, बुक का है ना, बुक बाय सिंगल ऑथर. फिर हम आपने उसने कहाँ पब्लिश कराई वो लिखा. अगर मोर देन वन ऑथर होगा तो हम इस तरह से उसका नाम लिखेंगे. ठीक है, और फिर आगे से इस तरह से उसका पब्लिश कर देंगे. ये जो मैंने आपको लिखना बताया था ये तो वो था, नेम हम लिखते किस तरह से. नेक्स्ट स्लाइड्स पे आ गया कि अगर सेम ईयर में मुख्तलिफ किस्म के राइटर वो उस बुक को पब्लिश कर रहे हैं तो फिर हमारा वो क्राइटेरिया क्या होगा. हम उस ऑथर के बारे में लिखेंगे ए, फिर उसी ईयर में बी, दूसरे नए ऑथर का नाम लिखेंगे, फिर सी, फिर डी. इस तरह से हम लोग डिफरेंट करते जाएंगे. बाकी हमारा सेम फॉर्मेट होगा, बस ईयर के साथ स्मॉल ए बी सी डी इस तरह से आ जाएगा. नेक्स्ट है स्पेसिमेन फॉर्मेट फॉर साइटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस. जर्नल का किस तरह से लिखते हैं, जर्नल का उस तरह से आप नाम लिखेंगे. बेसिक आपने नाम सीखना है, बाकी अब याद रखें. नेम के बाद आप क्या करते हैं, ईयर. मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ नीचे, यहाँ पे आप देखते रहें. सबसे पहले आप लिखते हैं नेम ऑफ ऑथर. ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं. उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे ईयर लिखते हैं. ईयर लिखने के बाद आप फिर डॉट लगाते हैं. फिर आप क्या लिखते हैं, टाइटल ऑफ आर्टिकल. ठीक है, टाइटल ऑफ आर्टिकल लिखने के बाद फिर आप डॉट लगाते हैं. फिर आप लिखते हैं नेम ऑफ जर्नल. लिखते हैं. नेम ऑफ जर्नल लिखने के बाद आप कॉमा लगाते हैं. कॉमा लगाने के बाद आप लिखते हैं वॉल्यूम. को मैं इसी तरह से लिख रही हूँ. उसके बाद आप लिख देते हैं सेंटर में इशू. ठीक है, वो भी गिवन होता है. वॉल्यूम के बाद आप लिखते हैं इशू. के बाद आप फिर कॉमा लगाते हैं और फिर आप लिखते हैं पेज नंबर. ऐसे जैसे ऊपर ये गिवन है 25 से 30 तक. ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख रहे होते हैं. ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? ओके, ठीक है. अब जैसे आपको मैं लिखना बता दूं, एक आर्टिकल बल्कि बता ही देती हूँ मैं आपको. जैसे हम लोगों ने पेपर खोला हुआ था ये वाला, चलिए मैं अपना पेपर ही खोल लेती हूँ, उसको हम लोग लिखते हैं. सबसे पहले नेम है, तो नेम क्या हम एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे? नहीं, हम ऐसे नेम नहीं लिखेंगे. चले हम लोग इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, सॉरी इसको नीचे कर लेते हैं. और हम लोग, अब मैं आपको लिखना बताती हूँ लिखते किस तरह से. अच्छा जी, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया नेम. नेम है, सॉरी मैं खुद लिख देती हूँ. नेम है मोहम्मद नूरुल अमीन. ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले नूरुल अमीन. ठीक है, नूरुल, और अमीन की जगह मैं क्या लिख दूंगी, यहाँ पे डॉट और एम. ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कोमा ये किया. उसके बाद मैंने अब लिखा एंड का साइन. ठीक है, एंड का साइन आप प्रेस करेंगे, जैसे ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं आप. ठीक है, एंड का साइन आपने प्रेस किया.
ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, NOREEN नोरीन डॉट एस, नोरीन डॉट एस, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप फिर उसके बाद एक डॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद आप ईयर लिखेंगे, ईयर 2018, ईयर 2018 लिखने का फिर आप डॉट लगाएंगे, फिर आप आर्टिकल का नेम लिखेंगे। आर्टिकल का नेम क्या है, PGSI स्टडी ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पूरा नाम आपने लिखना है, ठीक है, जैसे एज इट इज दिया होता है। देने के बाद फिर आप डॉट लगाएंगे, फिर जर्नल का नाम है ईरानियन, ईरानियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, मैनेजमेंट स्टडीज, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर आप कॉमा लगाएंगे, फिर इशू वॉल्यूम वहां से आप देख लें, इशू वॉल्यूम देखने के बाद फिर आप पेज नंबर लिख देंगे। क्लियर हो गया। इस तरह से जो है ना आप यहाँ पे करेंगे। मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ उसको, हम वो भी देख लेते हैं हम लोग कि हम लोग पेज नंबर और वो किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे देखें, सॉरी मैं शेयर नहीं कर पा रही जी, यहाँ पे देखें पेज नंबर क्या है, 243 से 270 तक, वॉल्यूम 11 है, ठीक है, और इशू कितना है 2, ठीक है, वॉल्यूम 11, ये नंबर 2 लिखा तो ये इशू होता है, वॉल्यूम 11 इशू 2, 243 से 270। हम लोग फिर दोबारा से कर लेते हैं, उसी पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लिखा था वॉल्यूम था 11, वॉल्यूम के बाद क्या था इशू, इशू क्या था 2, इशू था 2 आपने लिखा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इशू 2 लिखने के बाद फिर आप कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा के आप 243 पेज नंबर से था आपका 270 तक, उसके बाद आप क्या लगाएंगे डॉट। ये आपका कंप्लीट रेफरेंस लिखने का स्टाइल है जर्नल का, ठीक हो गया। अब आपको क्लियर हो चुका होगा, होप सो, वेरी क्लियरली, बड़े अच्छे तरीके से क्लियर, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया आपको, ठीक है। ये इसको मैं सेव कर देती हूँ आपकी कन्वीनियंट के लिए, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, ये उन्होंने बताया पब्लिकेशंस की प्रोसीडिंग, पब्लिकेशंस जो हुई होती हैं कॉन्फ्रेंस में, उसको हम लोग किस तरह से, उसमें भी वैसे नाम लिखेंगे आप, ईयर लिखेंगे आप, उसका नेम लिखेंगे जो आपका पेपर है, ठीक है। फिर आप प्रोसीडिंग किस कहाँ भी हुई है, जिस जगह पे हुई है वो आप लिखेंगे यहाँ से, और उस यूनिवर्सिटी का, जिस यूनिवर्सिटी में हुई है वहाँ पे उसको उस नाम यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं डिस्टॉर्शन, मतलब मास्टर डिटोरियल, उस डिस्ट्रक्शन उसमें कहाँ पे होता है, मेडिकल एडवांसेस एंड क्वालिटी, मतलब इसमें सिंपल आप लोग क्या करते हैं, नेम लिखते हैं, ईयर लिखते हैं, उसका नेम लिखते हैं और किस यूनिवर्सिटी में हुआ है, बस, इसके अलावा आप कुछ नहीं लिखते। उसके बाद है पेपर प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस में उसी तरह से आप पहले नेम, ईयर, ईयर के साथ आप मंथ भी लिखते हैं इसमें, फिर प्रैक्टिकल टिप्स फॉर द एफिशिएंट वर्क मैनेजमेंट, फिर उसके बाद आप ये सारा जिस जगह पे हुई है उस जगह का नाम लिखते हैं। पेपर प्रेजेंटेशंस एट द एनुअल मीटिंग ऑफ द एंटरपोरियम एंटरप्रेन्योर सेंट लूसियम, ठीक है। उसके बाद है अनपब्लिश, जो पब्लिश नहीं हुआ, आपने सबमिट करा दिया बट अभी ऑनलाइन होना है, ठीक है, तो आप उसमें सिंपल ईयर वाला बाकी मेंशन करने के बाद एक्स्ट्रा कुछ भी मेंशन अभी नहीं करते, जर्नल का नेम वाला सारा कुछ भी नहीं लिखते, आप लिखते हैं नेम, टॉपिक का नेम, अनपब्लिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, कहाँ पे दिया हुआ है, जिस जिस जर्नल में दिया हुआ उसका बस नाम लिख देते हैं, लेकिन साथ लिखते हैं अनपब्लिश्ड। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स का आप लिखते हैं न्यूज, जो न्यूज़पेपर का नाम है वो लिखेंगे, ईयर और साथ डेट मेंशन करेंगे, ठीक है, ईयर और साथ डेट मेंशन करेंगे। ये सिर्फ दो चीजों में होगा, एक कॉन्फ्रेंस में और एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में, जहाँ पे आपने मंथ भी मेंशन करना होगा, मंथ और डेट भी, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे पेज नंबर कहाँ से आ रहा है, रेफरेंसिंग का और बाकी सारा कुछ, और हो सके तो न्यूज़पेपर के साथ आप लिंक भी देंगे ऑनलाइन, ठीक है। अब है एग्जांपल्स ऑफ द रेफरेंसिंग इन द लिटरेचर रिव्यू सेक्शंस, ठीक है। व्हेन अ वर्क इज ऑथर्ड बाय टू इंडिविजुअल्स, अब मैं आपको रूल्स बता रही हूँ, हम लोग जब रेफरेंसिंग लिख रहे हैं तो कुछ तो एक ही ऑथर का रेफरेंस है, स्टार्टिंग में एक नाम है फिर ईयर आ रहा है, ठीक है, कुछ होते हैं 2 या 3 नाम होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पेपर जैसे पब्लिकेशंस, मैंने आपको अपना पेपर दिखाया, उसमें हम 2 नाम थे, मोहम्मद नूरुल अमीन एंड सदफ नूरीन, तो एक होगा तो किस तरह से लिखेंगे, 2 होगा तो किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। When a work is authored by two individuals, always cite both names every time in referencing occur in the text. अगर 2 ऑथर का नेम है तो जितनी भी दफा आप
लिटरेचर रिव्यू में उसका नाम यूज करेंगे, तो आप उन दोनों राइटर्स का बार बार नेम यूज करेंगे, ठीक है, और ईयर मेंशन करेंगे जस्ट, ठीक है, जितनी दफा भी, अगर 2 पर्सन होंगे, 2 राइटर्स होंगे तो। व्हेन अ वर्क हैज मोर देन 2 ऑथर, बट अगर आपके 2 या 2 से ज्यादा ऑथर हो, ठीक है, जिन्होंने पेपर राइट किया हो, मगर 6 से कम हो, ठीक है, fewer than 6 author, cite all author the first time the referencing occur and subsequently include the surname of the first author and, ठीक है, क्या कह रही हैं कि अगर आपके जो ऑथर हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पेपर दिखाया है 2 नेम से, तो जहां जहां हमारे साइटेशन आएंगे उनके 2 ही नेम आएंगे। बट अगर 2 से ज्यादा ऑथर हो और 6 से कम हो, तो फर्स्ट टाइम आप पूरे 6 ऑथर का नेम लिखेंगे, जैसे मैंने आपको लिखना बताया, पहले 1 का, फिर डॉट कॉमा, फिर सेकंड का, फिर डॉट कॉमा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। फर्स्ट टाइम आप उनका नेम लिखेंगे, सेकंड टाइम आप दोबारा 6 के नेम नहीं लिखेंगे साइटेशंस में, ठीक है, प्लेजरिज्म का आ जाता है, एपीए का रूल भी नहीं है ये। तो आप सिर्फ जो फर्स्ट ऑथर होगा, जो सर नेम होगा, उसका नेम लिखेंगे और साथ उसके ये डाल देंगे एट ऑल, ठीक है, एट ऑल का मतलब है बाकी रिमेनिंग सारे। किस तरह से, यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1, 2 उम्मे सिकरान, ठीक है, ये जो बुक है आपकी 3, 4, 5, 6, 7, 1980 फर्स्ट साइटेशंस में तो आप इसी तरह से ऐड कर लेंगे, ठीक है, अब जो लिख रहे हैं रेफरेंसेस, ठीक है, इस तरह से पहले का नाम, जैसे मैंने आपको सेकंड नाम लिख के उसके फर्स्ट नाम इस तरह से लिखना है, फिर कॉमा, डॉट, फिर कॉमा, फिर सेकंड नाम, फिर कॉमा, फिर डॉट, फिर कॉमा, इस तरह से लिखने के बाद सेकंड टाइम आप क्या लिखेंगे, आप फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट सर नेम होगा वो लिखेंगे जस्ट, ठीक है, और ईयर लिख देंगे। सब्सिक्वेंट जितने भी आप साइटेशन इसको यूज करेंगे, इसके बाद कोड करेंगे, आप इस तरह से करेंगे। थर्ड है, अगर 6 या 6 से ज्यादा होंगे, साइट ओनली द सर नेम ऑफ द फर्स्ट ऑथर। तो इसमें तो था कि अगर 6 से 2 से ज्यादा हो और 6 से कम हो, तो वन टाइम आप पूरे 6 का नेम यूज करें, नेक्स्ट आप फर्स्ट सर नेम करें और टाइटल। लेकिन अगर 6 से ज्यादा हो, तो हम 6 का जो 6 से ज्यादा जितने भी होंगे उनका नेम यूज करेंगे, हम लोग सबके लिए सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट सर नेम यूज करेंगे और ईयर यूज करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद है ज्वाइन द नेम इन द मल्टीपल ऑथर साइटेशंस रनिंग टेक्स्ट बाय द वर्ड एंड, ठीक है, जब हम लोग, हमारे पास 2 ऑथर होते हैं तो हम लोग यूज करते हैं, जैसे 2 वर्ड है अली, अली एंड हमजा, तो हम एंड का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। ज्वाइन द नेम्स इन अ मल्टीपल ऑथर साइटेशंस इन रनिंग टेक्स्ट बाय द वर्ड एंड द parenthetical material in tables and the references list, join the name by a for एग्जाम्पल्स इन द, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया, पीछे एग्जाम्पल्स में लिख के दिखाया 2 ऑथर्स अपने ही आर्टिकल का, तो मैंने एंड के लिए ये वर्ड यूज किया था स्लाइड्स में, ठीक है, तो आप भी यही यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वाला वर्ड यूज किया गया एंड का, ठीक है, एज हैज बीन पॉइंटेड आउट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक लिटरेचर रिव्यू में हम लिख रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे एज हैज बीन पॉइंटेड आउट दिस एंड दिस, तो ये वाला हम एंड यूज करेंगे, ठीक है, हम वो वाला एंड यूज नहीं करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद है एग्जाम्पल, हम लोग साइटेशन लिटरेचर रिव्यू में किस तरह से लगाते हैं, व्हेन अ वर्कर ऑथर is designated as anonymous sites in text, the word anonymous followed by the comma and the date. For example, ये एक पर्सन है जिसका आर्टिकल था, हमने उस पर्सन का नाम लिखा, फॉर एग्जाम्पल वो एक ही था, ठीक है, यहाँ पे एक ही शो कर रहा है, 2 होते तो हम दोनों का नाम लिखते, साइटेशन में भी यहाँ पे लिखते, इसको बोलते हैं साइटेशन। अगर लिटरेचर रिव्यू में हम लोग नाम लिखे तो हम इस तरह से ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड होने के बाद हमें वो वही जो यहाँ पे रेफरेंस हम लोग ऐड करते हैं, वही सेम एज इट इज रेफरेंस हम लोग लेक्चर के मतलब आर्टिकल के एंड पे भी रेफरेंस के हेडिंग के नीचे एंटर करते हैं, उसमें हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट में जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से करते हैं। इट इज रेफरेंस लिस्ट एंड एनोनिमस वर्क, समझ आ गई। उसके बाद है when the same author has several works published in the same year, cite them in the same order as they occur in reference lists, with the press citations coming last for, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि अगर एक ही ईयर में एक ही राइटर मुख्तलिफ किस्म का काम पब्लिश कर रहे हैं, तो फिर हम उसको उसका जो साइटेशन है वो इस तरह से ऐड करें, सिकरान 1985A, 1985B, 1985C, 1999 इम्प्रेस, ठीक है, इस तरह से हम उसका रेफरेंस ऐड करेंगे।
When more than one author has to be cited in the text, these should be in alphabetic order. ठीक है, कहते हैं अगर मोर देन वन ऑर्थर ने साइट किया है टेक्स्ट को तो फिर अल्फाबेटिकली हम उसको ऑर्डर को ब्रीफ करेंगे। ये नहीं होगा कि हम लोग रैंडमली ही करते जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ये है, ये 3 ऑथर थे, ठीक है, तो ये 3 ही है एक पेपर में, तो हम तीनों का नाम लिखेंगे। सेकंड जो है वो बी से स्टार्ट होगा, फिर थर्ड सी से स्टार्ट होगा। उनके फर्स्ट कैपिटल को हम देखते हुए अल्फाबेटिकली एंटर करेंगे रेफरेंसेस को, ठीक है। साइटेशंस में हम रैंडमली डालेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, बट एट द एंड ऑफ रेफरेंसिंग, जब हम बिल्कुल एट द एंड रेफरेंस हम लोग पुट कर रहे होते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ पेपर के अंदर, ये देखें आप, सॉरी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने रैंडमली ऐड की है। यहाँ पे जो रेफरेंसिंग आपको नजर आ रहे होंगे, स्टार्टिंग ही मेरा पुटेंजा से, ठीक है, बट उसके बाद यहाँ पे मैंने रिथ, उसके बाद रिथ आ गया। यहाँ पे एबीसी को तो मैंने फॉलो नहीं किया, अल्फाबेटिकली फॉलो नहीं किया, बट एट द एंड जो मैंने रेफरेंसिंग ऐड की है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पहले नजर आ रहा है ए, फिर बी वाले, ठीक है, और फिर सी वाले, ये अल्फाबेटिकली आपके आने चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? उसके बाद हम लोग दोबारा आ जाते हैं अपनी जगह पे। कोटेशन, अगर हम लोग कोई कोटेशंस ऐड करते हैं या कोई डेफिनेशंस ऐड करते हैं, आपको पता है कि हम डे सेम एज इट इज लिख रहे होते हैं, साथ रेफरेंस दे रहे होते हैं उसका। अक्सर बचपन में भी आप ये तो करते आ रहे हैं, ऐसे लिख रहे होते हैं या कुछ इस तरह से आप ऐड करते हैं, ठीक है, या कोई आप पोएट्री वर्ड ऐड करते हैं तो साथ रेफरेंस दे रहे होते हैं ना साइड पे, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। तो इसी तरह से आप जब भी कोटेशन ऐड करते हैं तो उनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, इटैलिक कर लेते हैं उसको, ताकि उसमें प्लेजरिज्म ना आए। जब इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं ना आप डेफिनेशंस को, तो प्लेजरिज्म उसमें नहीं आता, ठीक है। Quotation should be given exactly as they appear in the source. The original wording, punctuation, spelling and italic must be preserved. जब आप उसको inverted commas में लिखते हैं तो वो जो उनकी spelling होती है, punctuation होती है, wording होती है, वो preserve हो जाती है. The citations of the source of the direct quotation should always include the page number as well as references. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग डायरेक्ट कोटेशन एंटर कर रहे होते हैं किसी लिटरेचर रिव्यू में कहीं पे, तो आप उसका पेज नंबर और ईयर लाजमी मेंशन करते हैं। यूज 3 स्लैब पॉइंट्स टू इंडिकेट दैट यू हैव ओमिटेड मटेरियल फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, ठीक है। अगर आपने कोई कोटेशन लिखी है और उसमें से कुछ चीज मिसिंग कर दिया आपने, तो कोटेशन के एंड पे 3 डॉट लगा दें कि आपने इसमें से सबको फॉलो नहीं किया, तो आपने स्पेसिफिक इन 3 या 4 लाइंस को किया, बाकी आपने ओमिट कर दिया, ठीक है। ये रूल्स हैं राइटिंग के, ठीक है। इफ द कोटेशन इज ऑफ मोर देन 40 वर्ड्स set in a freestanding style, starting on a new line and indicating the left margin and further 5 spaces. Example, जैसे आप यहाँ पे देख लें, ये प्रॉपर तरीके से कोटेशन से आनी चाहिए, रेफरेंस भी दिया हुआ स्टेट के बाद वेरियस टर्म्स। अब यहाँ पे इनकम्प्लीट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट के बाद क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। Quotation in the text. If you intended publishing an article in which you have quoted extensively from the copyright work, it is important to seek written permissions from the owner to the copyright. Copyright आप किस तरह से परमिशन ले सकते हैं? आप उनको क्या मैसेज करेंगे, क्या कॉल करेंगे कि आपका मटेरियल हम यूज करना चाह रहे हैं, हम परमिशन दें? नहीं, आप जब उनका रेफरेंस साथ ऐड कर देते हैं तो इट मीन्स आपने उनका कॉपीराइट ले लिया उनसे, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी आ गई, द रिसर्च प्रपोजल कंटेन द फॉलोइंग एलिमेंट। रिसर्च प्रपोजल में ये एलिमेंट शामिल होते हैं, ठीक है। पर्पस ऑफ द स्टडी, प्रॉब्लम टू बी इन्वेस्टिगेटेड, स्कोप ऑफ द स्टडी, रेलिवेंस ऑफ द स्टडी, रिसर्च डिजाइन में सैम्पलिंग डिजाइन, डाटा कलेक्शन मेथड, डाटा एनालिसिस, टाइम फ्रेम, बजट और सिलेक्टेड बिब्लियोग्राफी। एग्जाम्पल्स, 2-3 मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी और फिर आप लोग क्या करेंगे, आप बल्कि नहीं, आप इनको पढ़ेंगे एग्जांपल्स को, पढ़ने के बाद मुझे आप बताएंगे। चलें, एक तो मैं आपको खुद ही करवा देती हूँ। While Charles Minuous pickups and sport utilities take up big shares at the truck market, it gears trial behind those of General Motor, Ford, Honda and Toyota. Quality problem include among other things water leak and defective part, ठीक है। अब इसमें से आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरिया, जो ये पीछे हमने एग्जांपल पढ़ी है,
डिफाइन द प्रॉब्लम, एक्सप्लेन हाउ यू वुड प्रोसीड फर्दर, आप किस तरह से उसको मजीद इनको प्रॉब्लम को सॉल्व करके फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। द ब्रॉड प्रॉब्लम इज दैट द चार्लस कार आर लैगिंग इन मार्केट शेयर्स, आंसर क्या है इसका? द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाउ कैन द मार्केट शेयर्स ऑफ क्रिस्टल कार टू बी इम्प्रूव्ड। जैसे इस तरह से लिखी गई है, आपने भी इसी तरह से करनी है। रीजन क्या है इसकी? जो अब नेक्स्ट उन्होंने थर्ड वन पूछा हुआ था, एक्सप्लेन हाउ यू वुड प्रोसीड फर्दर, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इट इज बेस्ट टू इंटरव्यू द यूजर ऑफ जीएम, फोर्ड, होंडा एंड टोयोटा कार to obtain them their reactions, both positive or negative. Similar reactions from the user of Charles car should also be gathered. One should proceed further based on the analysis of this response. उसके response की base पे आप analysis करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ओके, अब ये जो एग्जाम्पल आपके पास गिवन है, आपने इसको पढ़ना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। और देखने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है प्रैक्टिस के लिए। डू द प्रोजेक्ट असाइन बिलो फॉलोइंग द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आउटलाइन। कंपाइल अ बिब्लियोग्राफी ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, इनमें से कोई टॉपिक्स भी आप पकड़ लें, ठीक है। पकड़ने के बाद आप उस पर आर्टिकल सर्च आउट करें। आर्टिकल सर्च आउट करने के बाद आप उनको, जैसे मैंने कहा, 2 या 3 पेजेस पे समराइज कर लें, उसमें देखें, ठीक है, जो जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं। उनका रिसर्च गैप क्या है, उन्होंने डाटा कहाँ से कलेक्शन किया है, एनालिसिस कौन से लगाए हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट था, उस तरह से आपने कंप्लीट एक फॉर्म में, एब्स्ट्रैक्ट की फॉर्म में बनाते जाना। बनाने के बाद आपने, जिस तरह से मैंने आपको साइटेशन ऐड करना बताया है, उन राइटर्स के नेम हम लोग ऐड करते हैं, आपने वो ऐड भी करने हैं, ठीक है। आपने कहना अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस। तो मिनिमम आपने 10 या सॉरी फिलहाल आप 5 से स्टार्ट करें। मिनिमम आपने 5 पेपर जो हैं उनका लिटरेचर ऐड करना है, ठीक है। फिर एंड में करने के बाद, एंड में आपने उन जितने आपने रेफरेंस ऐड किए होंगे, साइटेशन ऐड की होगी लिटरेचर में, उनका बिब्लियोग्राफी भी देना है एट द एंड, ठीक है। ये टॉपिक है। उसके बाद आपने करना है फॉर्म दिस बिब्लियोग्राफी, सिलेक्ट 10 रेफरेंसेस, 10 का करना है, दैट इंक्लूड बुक्स, कहीं से भी आप कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस 10 आर्टिकल्स राइट अ लिटरेचर रिव्यू यूजिंग द साइटेशंस फॉर्म एंड डिस्क्राइब इन अवर लेक्चर्स, ठीक है, जो हमने पीछे डिस्क्राइब कर दिया है। फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनानी है। और आपने ये जो इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट की 2 लिंक आपके पास है, आपने इन कंपनीज के ऊपर 2 पैराग्राफ भी राइट अप करके देने हैं। तो ये बेसिकली है आपकी असाइनमेंट और आज का लेक्चर। होप सो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके बच्चों, इस पे वर्क करें और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।